हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है कि मेरी जो पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी है, ऑल्दो मैं अभी भी उसी जर्नी में हूँ, बट आई एम इन माय थर्ड ट्राइमेस्टर नाउ। तो अभी तक पूरा मेरा पिछले 6 महीने कैसे गए वो मैं सब आपको बताऊँगी। क्या क्या मेरे टेस्ट हुए और क्या क्या मैंने कॉम्प्लिकेशन फेस किए, एवरीथिंग इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So 26th December 2023 was the day when we got to know that we are pregnant। और हमने किसी को नहीं बताया था इनिशियली, सब बोलते ना नहीं बताना चाहिए ये वो। तो पहले तो सिर्फ हम दोनों की पता था, बट फिर हम दोनों को जितना पता वो भी इनफ नहीं था। तो हमें लगा कि फैमिली में बता देना चाहिए। हमने अपने परिवार वालों को बताया। सिर्फ मेरी फैमिली मतलब मेरे इन लॉज और मेरे यहाँ इस फैमिली को पता था और किसी को नहीं पता था। तो शुरू में एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज नॉर्मल अंटिल हमने अपना फर्स्ट स्कैन जो TVS जो होता है वो करवाया था। 6th वीक पे मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप नॉर्मल जो TVS होता है वो करवा लो, जस्ट टू कंफर्म कि वो सैक है कि नहीं, प्रेगनेंसी फुल फ्लेज्ड जो होता है वो उसी से समथिंग पता चलता है। मुझे इतने टर्म्स नहीं पता मेडिकल वाले, तो जो भी है। तो हमने वो स्कैन करवाया था। स्कैन करवा के हमको पता लग गया था कि हाँ ऐसा ऐसा है और पक्का पक्का है और हम पक्का पक्का प्रेग्नेंट हैं। बट हियर कम्स द ट्रैजिक पार्ट। जब हमने पहला स्कैन करवाया ना 6 मंथ में, तब मुझे पता चला कि ओके लेट मी गेट यू दिस थिंग। बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता हो, क्योंकि मुझे भी ये नहीं पता था। जब मेरा स्कैन हुआ उसके बाद मुझे ये चीज़ पता चली कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूट्रसेस। यूट्रस के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें से एक होता है बाइकॉर्नेट यूट्रस, जो कि मेरा है। वो पता चला हमारे फर्स्ट स्कैन में हमें 6th वीक पे कि ऐसा ऐसा है। तो डॉक्टर ने बताया कि जो आपका जो यूट्रस है वो बाइकॉर्नेट यूट्रस है। बाइकॉर्नेट यूट्रस क्या होता है ना, एक्चुअली जो नॉर्मल यूट्रस होता है वो ऐसे गोल शेप में होता है। तो प्रेगनेंसी के साथ ही ऐसे 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 गुब्बारे की तरह एक्सपैंड होता रहता है। बट बाइकॉर्नेट यूट्रस में जो आपका जो यूट्रस होता है वो दो कैविटीज़ में डिवाइड हो जाता है। ऐसे हार्ट शेप यूट्रस बोलते हैं उसको। तो अब जो फीटस है उसको ग्रो करने के लिए जहाँ एक पूरा सर्कल मिल रहा था उसको सेमी सर्कल मिल रहा है। और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमें जो थे, डॉक्टर ने बताया कि बाइकॉर्नेट यूट्रस होने की वजह से जो बेबी ग्रो नहीं कर पाता है अच्छे से, क्योंकि ऑब्वियसली उसको जहाँ पूरा स्पेस मिलना चाहिए था वहाँ उसको आधा स्पेस मिल रहा है। और हार्मोनल सपोर्ट के लिए हमें उसको एक्सटर्नल सपोर्ट देना पड़ेगा। तो मुझे प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस लगते थे, विटामिन D के इंजेक्शंस लगते थे पेट पे। कितने कितने महीने में मैंने वो इंजेक्शन झेले। मुझे ऐसा लगता था यार कब ख़त्म होगा ये। वो भी एक फेस था। और क्योंकि बाइकॉर्नेट यूट्रस है तो कुछ चीज़ें जो हमें बताई गई थी वो ये थी कि बाइकॉर्नेट यूट्रस होने की वजह से आपको अर्ली अबॉर्शन, अर्ली मिसकैरेज और प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस रहते हैं। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब 80% केसेस में बाइकॉर्नेट यूट्रस होने की वजह से, स्पेस कम होने की वजह से आपको सी सेक्शन के लिए, सिजेरियन के लिए जाना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस में कम होते हैं। तो शुरुआत में तो हम बहुत मतलब ऐसे फूक फूक के कदम रखने वाली चीज़ वो सब कर रहे थे, कैसे तैसे वो टाइम बीता। देन उसके बाद क्योंकि फर्स्ट स्कैन में ये बाइकॉर्नेट यूट्रस और ये सब जाला झमेला बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाली चीज़ हो गई थी। टेंशन तो यार देखो होती है ना, क्योंकि पहली बार सब इतना खुश थे, सब इतना वो था, और फिर एकदम से पता चलता है कि ऐसा ऐसा है। जो चीज़ कभी सुनी नहीं थी, कभी पता ही नहीं थी कि ऐसा भी होता है, तो वो चीज़ थी। तो उसके बाद एनीवेज डॉक्टर ने हमें 8th वीक पे फिर एक स्कैन के लिए बोला था। कि तो 6th वीक पे जो हमने स्कैन करवाया था उसमें जो हार्ट बीट तो आ गई थी, बट
बहुत कम आई थी, 130 समथिंग आई थी। तो इसलिए 8th वीक पे हमें एक स्कैन के लिए और बोला गया था, जिससे पता चले कि हार्ट बीट पिकअप कर रही है या नहीं। तो 8th वीक पे एक स्कैन और हुआ था, वो भी TVS ही हुआ था। तो उसमें पिकअप कर गई थी हार्ट रेट। तो थोड़ी खुशी और हुई हमको कि चलो जो अभी तक की जो ग्रोथ है वो सही चल रही है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा कुछ और नहीं हुआ। और बट ये जो 3 महीने इंजेक्शंस और ये सब था, शुरू में तो आपको लगता है यार हाँ मैं कर लूँगी आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं कर लूँगी, मतलब शुरू में तो लग रहा था। बट एक पॉइंट पे जाके ना, क्योंकि रोज़ पेट पे इंजेक्शन लगना, इतनी सारी दवाइयाँ खाना, और वो भी इतनी इनिशियल स्टेज पे, हालांकि मुझे और कुछ प्रॉब्लम नहीं थी जैसे कई लड़कियों को होता है, उल्टियाँ होना, चक्कर आना, और वो सब मुझे कुछ भी नहीं था बस। लेकिन इन चीज़ों की वजह से मैं परेशान हो गई थी। तो वी डिसाइडेड टू स्विच। किसी ने हमें कंसल्ट किया कि आप सेकंड ओपिनियन लीजिए और किसी और डॉक्टर को भी दिखाइए। तो हमने डिसाइड किया कि हम किसी और डॉक्टर को भी। क्विक बैकग्राउंड चेंज, एक्चुअली मैं तब अपने घर पे थी और मैं वापस आ गई। तो आज हम अपनी स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जब हमने डिसाइड किया कि हम दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, तो देखो डॉक्टर सारे अच्छे होते हैं बट हर किसी के ट्रीटमेंट का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले जब हम वहाँ गए तो उन्होंने हमें एक अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, क्योंकि बाइकॉर्नियड यूट्रस वाला चीज़ था लास्ट अल्ट्रासाउंड में। तो उसको मेक श्योर करने के लिए कि वो है भी या नहीं, उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया जिसमें भी यही आया कि बाइकॉर्नियड यूट्रस है। बट इस टाइम डिफरेंस जो था दोनों के ट्रीटमेंट में, वो फ़र्क किया था कि जो पहले वाले डॉक्टर थे वो हमें इंजेक्शंस और इन सब के थ्रू ट्रीट कर रहे थे, बट ये वाली डॉक्टर थी जिससे हम फेडअप हो चुके थे, तो इसलिए हमने डॉक्टर चेंज किया था। तो जो ये डॉक्टर थी, इन्होंने कहा था कि इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अब मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट कर चुकी थी, मैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ गई थी, मेरा 4th मंथ लग गया था। तो उन्होंने बताया कि मेडिसिन के थ्रू भी ये ट्रीट हो सकता है, मतलब जो एक्सटर्नल सपोर्ट हमें उसको हार्मोनल सपोर्ट देना है, प्रोजेस्टेरोन और वो सब मेडिसिन, मुझे इतना नाम नहीं याद, तो वो सब इंजेक्शंस के थ्रू ना देके हम मेडिसिन के थ्रू देंगे, विच विल वर्क, विच डिड वर्क एक्चुअली। यहाँ तक भी सब सारी चीज़ें ठीक थी, अभी भी मुझे कोई प्रेगनेंसी के नाम पे सिम्टम नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कि, मतलब पता ही नहीं चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस जब वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाते थे और जब स्कैन में देखते थे तब बड़ा मज़ा आता था कि हाँ, तब पता चलता था, क्योंकि मुझे कोई सिम्टम, वॉमिटिंग, नॉजिया, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं था। फिर 12th वीक में, आई गेस 12th या 13th वीक में आपका एक लेवल 1 स्कैन होता है, जिसे NT-NP स्कैन भी बोलते हैं, टू डिटरमाइन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ अगर बेबी में कुछ होती हैं तो वो स्कैन भी मेरा सब बढ़िया रहा था, सब अच्छा हो गया था, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बताई थी डॉक्टर ने। फिर हम उसको भी दिखा के आ गए थे, वो भी सब सही था। ऐसे धीरे धीरे मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में निकल गया, बिल्कुल स्मूथली सब कुछ था, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर दोनों बहुत स्मूथ है। अब 20th वीक पे मुझे डॉक्टर ने एक स्कैन बोला था, जो कि लेवल 1 के बाद होता है लेवल 2 स्कैन, नॉर्मली स्कैन भी जिसको कहते हैं वो। तो उसमें देखा जाता है कि बच्चे का, मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से डेवलप हुए हैं कि नहीं, बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो वो स्कैन भी मेरा मतलब ठीक ही था, बट उसमें क्या हुआ था ना कि मुझे वो टर्म जो मेडिकल होता है वो नहीं पता, बट जो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि बेबी के हार्ट के पास कुछ कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है। तो कुछ 3 वीक्स के बाद हमें एक फीटल ईको कहते हैं उस अल्ट्रासाउंड को, वो करवाना पड़ेगा, जिससे मेक श्योर हो जाएगा कि सब ठीक है। तो वहाँ पे हम थोड़ा घबरा गए थे कि मतलब अभी तक टचवुड सब अच्छा चल रहा था, अब एकदम से ये कैसे आ गया बीच में। बट बाय गॉड ग्रेस, वो जब हमने 3 वीक के बाद वो 23rd वीक या 24th वीक शुरू होने पे आई गेस हमने वो स्कैन करवाया, फीटल ईको करवाया, तो वो भी सही आई रिपोर्ट्स। मेरे साथ बस एक दिक्कत ये आ रही थी कि वेट गेन नहीं हो रहा था, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा था। जैसे डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपका हर 3 वीक्स में 1.5 किलो वेट बढ़ना चाहिए, तो मेरा 1 पॉइंट समथिंग केजीज ऐसे ही कुछ बढ़ रहा था, या 1 kg बढ़ रहा था, इतना नहीं बढ़ रहा था जितना उनको बढ़ना चाहिए था वेट।
बेबी ऑब्वियसली मेरा वेट बढ़ेगा तो बेबी भी उस हिसाब से ग्रो करेगा, उसका वेट भी बढ़ेगा। तो फिर मुझे थोड़ा डाइट प्लान और वो सब प्रिपेयर करके दिया गया, प्रोटीन्स खाने थे और वो सब मैंने फॉलो। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे जो मेंशन करना चाहती हूँ ये है कि ऑलवेज 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 लिसन टू योर डॉक्टर। आपको लोग मिलेंगे आपके घर परिवार में, रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में, आपके फ्रेंड्स जो आपको सजेस्ट करेंगे यार ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर। इंस्टाग्राम पे हम पूरे दिन रील्स देखते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। जो आपका मन करे आप वो खाओ, किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने डॉक्टर की सुनो। अगर आपको कुछ डाउट है कि ये खाने से ऐसा हो जाएगा या वो मुझे नहीं खाना चाहिए, तो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर से बिना पूछे कुछ ना ले, कोई मेडिसिन, कोई भी खाना, कुछ भी हो। डॉक्टर्स होते ही इसलिए हैं कि वो आपको हेल्प आउट कर सके। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, प्लीज़ 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 ऑलवेज गो टू योर डॉक्टर, आस्क हिम और हर कि आप ये चीज़ कर सकते हैं कि नहीं। किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने डॉक्टर की सुनो। और खाने पीने का मन तो देखो यार इस फेज में करता ही है, तो आप लोग जो मन करे वो खाओ, पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। मुझे डॉक्टर ने ट्रैवल करने के लिए, मतलब लॉन्ग ट्रैवल करने के लिए मना किया था, बट मैं इतना ट्रैवल कर सकती थी कि मैं अपने घर से ऑफिस जा सकूं, और ऑफिस मैंने किया। मैं वर्किंग थी अपने 7th मंथ तक। मुझे मना नहीं था, जाओ बोला था। अच्छा है, चलते फिरते रहोगे, एक्टिव रहोगे तो बॉडी मूव करती रहेगी। बट जैसे ही मेरा 7th मंथ लगा, ऑल ऑफ अ सडन मुझे 7th मंथ के बीच में मेरे लोअर एब्डोमेन में पेन होने लगा। मैं एक दिन ऑफिस से वापस आई और अचानक, वो 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, तो उन 2 दिन में मेरी नींद, मेरा चैन, सुख सब उड़ गया था। मुझे इतना पेन था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। और जो मैं सोच रही थी वो ये था कि एक्चुअली मुझे विटामिन डी का थोड़ा डेफिशिएंसी था, तो उसकी वजह से मुझे कभी कभी बैक में पेन और ये सब होता था। तो मुझे लगता था कि शायद आज मैंने ज़्यादा वॉक कर लिया या आज मैंने ज़्यादा रेस्ट कर लिया, ज़्यादा देर बैठ गई ऑफिस में, इस वजह से मुझे पेन हो रहा है। बट वो पेन धीरे धीरे 2 दिन में इतना बढ़ गया कि मैं बिल्कुल भी, मतलब वो बेरेबल नहीं था। तो अल्टीमेटली मैंने 2 दिन वेट किया, सैटरडे संडे, बट वो कम नहीं हो रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर मैंने अल्टीमेटली डॉक्टर को दिखाया जाके, तो पता चला वही घूम फिर के लाइफ इज अ सर्कल कहते हैं ना, जिस चीज़ से हम बच रहे थे एंड में वही चीज़ में आके फंस गए। क्योंकि अब इतना आगे आ चुके थे, 7.5 मंथ्स हो गए थे मुझे, 28th या 29th वीक मेरा चल रहा था, और अब 3rd ट्राइमेस्टर में आके बेबी अपनी फुल स्पीड से ग्रो कर रहा है। बट क्योंकि मेरा बायकॉर्नियट यूट्रस, और उस वजह से उसको उतना स्पेस नहीं मिल पा रहा था यूट्रस छोटे होने की वजह से, बट बेबी तो ग्रो करेगा, तो वो प्रेशर पड़ रहा था मेरे यूट्रस पे क्योंकि बेबी ग्रो कर रहा है। तो मैं, इसलिए मुझे वो पेन हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास जब गई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये रीज़न्स है जिस वजह से आपको पेन हो रहा है, तो अब आप कंप्लीट बेड रेस्ट लीजिए। ऐसा ना हो कि इतना आगे आके कोई कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बढ़ जाएं, क्योंकि बायकॉर्नियट यूट्रस है, उसके साथ 100 कॉम्प्लिकेशंस फ्री आते हैं। तो आप बेड रेस्ट कीजिए, और रेस्ट करने से क्या होगा कि यूट्रस रिलैक्स रहेगा। जितना यूट्रस पे प्रेशर पड़ेगा उतना ही प्री टर्म लेबर के चांसेस रहते हैं। तो लेबर जल्दी ना हो, प्रीमेच्योर डिलीवरी से हम बस 1 महीना दूर थे कि 8 मंथ बस जैसे तैसे निकल जाए, 9 मंथ के बाद तो कभी भी हम डिलीवर कर सकते हैं। सोचते हुए भी ना बड़ा, जब आप इस फेज़ में होते हैं ना, तो आपके दिमाग में ना 10 चीज़ें आती हैं कि यार मैं ऐसा कुछ ना करूं कि जिससे कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए। दूसरा, मेरे साथ कॉम्प्लिकेशंस इतने आ गए थे, 7 महीने मेरे ऐसे गए बिल्कुल मक्खन की तरह। मुझे पता ही नहीं था कि, मुझे लगता था कि यार क्या क्या ही हो जाएगा। ये जो शुरू में बोलते थे कि बायकॉर्नियट यूट्रस है और आपको बहुत ध्यान रखना है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और मुझे क्योंकि कुछ नहीं हो रहा था तो मुझे उन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था एक तरीके से कि हाँ ठीक है। और फिर मैं ना थोड़ा ऐसे, अपन लोग करते तो हैं ही हर चीज़ गूगल,
तो उसमें मैंने देखा था कि काफ़ी केसेस होते हैं जिसमें बाइकॉर्नियट यूट्रस में नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है, बट 80% चांसेस वही सिजेरियन के ही रहते हैं। तो मैं पूरी कोशिश में थी कि मैं तो यार मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा तो पक्का देखना नॉर्मल ही होगा। एक वो माइंडसेट बन जाता है। बट अब जब डॉक्टर ने फाइनली हमें बोल दिया था कि नहीं, अब आप कुछ काम नहीं कर सकते, अब आप कहीं जा नहीं सकते, बस बेड पे रहो, बेड पे खाओ, जब तक बस इतना मूव कर सको कि वॉशरूम जा सको, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि अब मुझे दर्द नहीं है, बट जब मैं अभी लास्ट विजिट गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि अब बेड रेस्ट कीजिए, यूट्रस पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है, प्री टर्म लेबर नहीं होना चाहिए, वाटर बैग नहीं फटना चाहिए, 8 मंथ जैसे तैसे निकालो। प्रेजेंटली आई एम इन माई 8 मंथ, और 9 मंथ लगते ही एक ग्रोथ स्कैन होता है, वो लोग वो स्कैन करेंगे और उसके बाद मुझे फिर सिजेरियन के लिए एक डेट दे दी जाएगी। आई नो कि सी सेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी लोगों का होता है और आजकल ये बहुत नॉर्मल हो चुका है। हर किसी की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि उस टाइम पे जाके कुछ भी हो सकता है। अगर सिजेरियन का वो बना तो आपको सिजेरियन भी कराना पड़ेगा, नॉर्मल हुआ तो नॉर्मल और अच्छी बात है। बट पता नहीं क्यों मुझे पता था ये चीज़ कि ऐसा, क्योंकि मुझे शुरू में डॉक्टर ने बता दिया था कि आपको सिजेरियन ही होना है, बाइकॉर्नियट यूट्रस में ऐसा ही होता है। बट क्योंकि मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो मुझे लग रहा था यार क्या पता। अब मेरे को कई लोग मुझे पता जज करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में ऐसा कुछ नहीं होता है, आजकल सिजेरियन नॉर्मल है, आई नो, बट यार ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है ना। डर तो लगता ही है, तो वही एक डर है जो मुझे थोड़ा सा खाया जा रहा है। हालांकि मेरे पास 1 महीना है खुद को प्रिपेयर करने के लिए, अपने दिमाग में ये चीज़ बैठाने के लिए, एंड बस कोई अब मिरेकल हो जाए कि सब ठीक रहे, मैं ठीक रहूँ, मेरा बेबी ठीक रहे और सब अच्छा हो जाए। और मैं कुछ नहीं चाहती, चाहे सिजेरियन हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे कुछ भी हो, बस बेबी ठीक रहे। लास्ट ईयर ना मेरे हस्बैंड की एक छोटी सी सर्जरी हुई थी, तो कल मैं बैठ के बस वही सोच रही थी यार उस टाइम पे कि कितना मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग रखा था। क्योंकि देखो एक हस्बैंड वाइफ भी होते हैं कि जो एक दूसरे को ऐसे टाइम पे सपोर्ट करते हैं। और तो मुझे वो दिन याद आ रहा था कि जब वो ओटी में जा रहे थे, मैं बाहर खड़ी थी, तो वैसे ही वो सब चीज़ें अब दोबारा होने वाली हैं। बट इस बार जो चीज़ें हो रही हैं सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो बस अपने मन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और सब अच्छा रहेगा। ऑल इज़ वेल बोल बोल के आगे बढ़ेंगे। और आप सब लोग भी प्रे करना कि सब अच्छा रहे। और बस अब आगे जैसा भी होगा मैं आई कीप यू गाइज अपडेटेड, बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो जो कि मेरा डिलीवरी ब्लॉग होगा उसके साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।